केस को वहां पर ले जाने वाले लोग जो थे और सीमा बहन जी जो थी, उन्होंने इस केस को जिस तरीके से घुमाव दिया है, पूरा देश आज उस परिवार से बिल्कुल ऐसे नाता छोड़ गया है जैसे कि वो केस कुछ था ही नहीं। हम सरकार द्वारा जो सीएम योगी साहब ने जो आश्वासन उस परिवार को पिछले 4 साल पहले दिए थे कि हम इस परिवार को आर्थिक सहायता देंगे 25 लाख रुपए की, एक सरकारी नौकरी देंगे और सुडो योजना के तहत इस परिवार को हाथरस शहर के अंदर एक मकान देंगे, घर देंगे। सीएम साहब और सरकार का दिया हुआ बयान यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखता। उस परिवार को सिक्योरिटी के नाम से बंदी बनाया गया। वो परिवार अपनी गली से बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकता, वो परिवार खेतों में काम करने के लिए नहीं जा सकता, वो परिवार जो सरकार के द्वारा दिए हुए कुछ चंद रुपए है उनसे ये अपना भरण पोषण करता है, वो कपड़े नहीं खरीद सकता, अपने बाजार में नहीं जा सकता, खरीदारी नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता। सॉरी, जो उनकी भाभी है उस बेचारी की मैं हालत देख कर आ रहा हूँ कि उसकी इतनी हालत खराब है, उसको टीबी हो गया और उसकी रिपोर्टें हमने देखी, इतनी दवाइयां उसने खाई। और आगरा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको जब एडमिट कराया गया तो जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर गए थे उनको रहने के लिए भी कमरे जो है इसी परिवार ने अपने पैसों से दिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मेरे साथ मौजूद है विकास कांगड़ा जी। वर्गीकरण की इस लड़ाई में एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा केस, जिस केस ने इस बहुजन समाज को हिला दिया था, जिस केस ने इस बहुजन समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि आखिर वो अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा कैसे करे, क्योंकि गांव और देहातों में उसकी बेटियां सेफ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीषा वाल्मीकि केस की और विकास कांगड़ा जी डे वन से उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और तमाम और संगठन जो इस केस से जुड़े हुए थे वो सभी संगठन इस समय इस पर अपनी नजरें रखते हैं, जो भी केस का भी पूरा चल रहा है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा विकास जी से आज। विकास जी, क्या मनीषा वाल्मीकि जी का जो केस था, हाथरस केस के नाम से वो पूरे भारत में जाना गया, तो हाथरस केस में अभी क्या चल रहा है? क्योंकि हाल ही में आप अभी हाथरस मिलकर आए हैं उस पूरे परिवार से, तो थोड़ा सा बताइए। जय भीम सभी को। जितने भी हमारे साथी है, पहली बात तो मैं जो हाथरस का जो हमारा परिवार है, मैं वहां पर जाता रहता हूं क्योंकि पिछले 1 साल से हम इस केस को खुद देख रहे हैं। और मैंने इस केस को जब हमारी पहले ये केस सीमा कुशवाहा जी हमारी बहन जो है वो देख रही थी, लेकिन उन्होंने इस केस को इस तरीके से खराब कर दिया जैसे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि डे वन से इसके अंदर कोई मतलब एक गंदी साजिश की जो बू इसके अंदर से नजर आती है। अब इस केस को वहां पर ले जाने वाले लोग जो थे और सीमा बहन जी जो थी, उन्होंने इस केस को जिस तरीके से घुमाव दिया है, पूरा देश आज उस परिवार से बिल्कुल ऐसे नाता छोड़ गया है जैसे कि वो केस कुछ था ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरे होशो हवास में इस बात को मैं कह सकता हूं कि ये बहुत सोची समझी एक चाल थी इस केस को इस तरीके से गुमराह करने की। अभी हम पिछले 1 साल से इस केस को देख रहे हैं और जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब, मैं बार बार सैल्यूट करूंगा ऐसे व्यक्ति को जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान को मानता है और बोलता है पे बैक टू सोसाइटी। और हम लोगों के लिए, दलितों के लिए जिस तरीके से महमूद पराचा साहब काम करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। इस केस के अंदर पिछले 1 सालों से जो हम देख रहे हैं वो बड़े आश्चर्यजनक है। जी, पहले तो हम सरकार द्वारा जो सीएम योगी साहब ने जो आश्वासन उस परिवार को पिछले 4 साल पहले दिए थे कि हम इस परिवार को आर्थिक सहायता देंगे 25 लाख रुपए की, एक सरकारी नौकरी देंगे और सुडो योजना के तहत इस परिवार को हाथरस शहर के अंदर एक मकान देंगे, घर देंगे। अब लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर जब हमारे महमूद पराचा साहब सामने वाले वकीलों के जो आरोपियों के वकील है, 20-20, 30-30 वकीलों के बीच में एक अकेला शख्स अपनी बात रखते हैं कि सीएम साहब और सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन से भी इस परिवार को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है और हमें कोर्ट के अंदर कंपनसेशन के लिए अपील करनी पड़ रही है, तो यह बहुत शर्म की बात है। तो सामने वाले वकीलों का जवाब जो आता है वो भी बहुत मतलब एक सुनने लायक ही है। वे बोलते हैं कि सीएम साहब और सरकार का दिया हुआ बयान यहां पर कोई महत्व नहीं रखता। मतलब वो कंपनसेशन से भी इस परिवार को दूर रखवाना चाह रहे हैं। पिछले 4 साल से उस परिवार को
जो कंपनसेशन मिलना था, जो सरकारी नौकरी और जो मकान के लिए जो वो उन्हें देना था, उसमें कोई भी कुछ देने की कोई ऐसी बात नहीं हुई, और बल्कि परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। उस परिवार को सिक्योरिटी के नाम से बंदी बनाया गया है। वो परिवार अपनी गली से बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकता। वो परिवार खेतों में काम करने के लिए नहीं जा सकता। वो परिवार जो सरकार के द्वारा दिए हुए कुछ चंद रुपए हैं, उनसे ये अपना भरण पोषण करता है। वो कपड़े नहीं खरीद सकता, अपने बाजार में नहीं जा सकता, खरीदारी नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता। जो मनीषा वाल्मीकि की बहन भाभी थी, है सॉरी, जो उनकी भाभी है, उस बेचारी की मैं हालत देख कर आ रहा हूं कि उसकी इतनी हालत खराब है, उसको टीबी हो गया, और उसकी रिपोर्टें हमने देखी, इतनी 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 दवाइयां उसने खाई। और आगरा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको जब एडमिट कराया गया, तो जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर गए थे, उनको रहने के लिए भी कमरे जो है इसी परिवार ने अपने पैसों से दिए, और लाखों रुपए की तो हम वे दवाइयां खा चुके हैं। बाहर घूम नहीं सकते, बंदी बने हुए हैं, तो अपना इलाज भी जो करा रहे हैं, तो वो भी मतलब बहुत बड़ा एक गुनाह हो गया उनसे कि उनकी बच्ची के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं इसे गुनाह ही कहूंगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज के लोगों ने, खास करके जो वाल्मीकि समाज का जो परिवार है, दूसरे और जो हमारे साथी हमारे साथ में खड़े रहे, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं तो ये बोलता हूं कि हमारे लिए कोई पसीना बहाता है तो हम तो खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार रहते हैं। सभी उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने परिवार से अपील करना चाहूंगा कि उस परिवार को इस समय आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो परिवार आपसे दर दर की ठोकर जो खा रहा है, और जो कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगा रहा है, वो न्याय के लिए भीख मांग रहा है। मुझे आज भी वो रात याद है जब मनीषा वाल्मीकि की माँ, भाभी और दादी अपना पल्लू बिछाकर सरकार से कह रही थी कि हमारी बच्ची को ऐसे मत जलाओ, हमें उसकी शक्ल तो देखने दो, वो कौन है, वो क्या है। और जो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी साहब थे, प्रशांत जी, वो बोल रहे थे कि क्या हुआ है ऐसा, परिवार को धकेल रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे जैसे न जाने क्या इन्होंने बहुत बड़ा एक गुनाह कर दिया हो। और केरोसिन से उस बच्ची को ऐसे इस तरीके से जलाया गया। 29 सितंबर की वो दर्दनाक रात मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। और जिस उस समय तरीके से मैं भी हमारी मौजूद और था विकास जी, उस रात मैं भी मौजूद था, मुझे भी रोक लिया गया था। मैं भी हाथरस केस को लगातार खबरों के माध्यम से दिखा रहा था कि पल पल की खबर दे रहा था हाथरस केस में क्या हो रहा था। मुझे मालूम है, हॉस्पिटल में इसलिए लेकर हम लोग हाथरस भी गए थे, लेकिन हाथरस में मुझे भी रोक लिया गया था कि आगे नहीं जाने दिया गया था हम लोगों को। जी जी विकास जी, आप भी अपनी बात रखिए जी। वहां हर उस सच्चे इंसान को रोका गया है जो उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना घर बार और जेल में जाने के लिए और गोली खाने के लिए तैयार था। हर उस शख्स को रोका गया है। और जो व्यक्ति वहां पर जाकर आराम फरमा रहे थे, तो सोच लीजिए पूरा मैनिपुलेट था, ये एक साजिश थी। इतने लोगों के बीच में, इतने हजारों की संख्या के बीच में, अगर कोई दूसरी बिरादरी का, जो अपोजिट पार्टी के जो हमारे दूसरी बिरादरी है, जिन लोगों ने उस बच्चे के साथ ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, उसी के लोगों ने पंचायत में सिर्फ एक शख्स का नाम लेते हैं। इतने लोगों के बीच में कोई राहुल गांधी नहीं दिखाई दिया, कोई विकास चौहान नहीं दिखाई दिया, कोई विकास कांगड़ा नहीं दिखाई दिया, कोई दीपेंद्र हुड्डा नहीं दिखाई दिया, प्रियंका गांधी नहीं दिखाई दी। आज तक एबीपी, जी न्यूज, न्यूज 18 की जो लड़कियां थी, वे लड़कियां नहीं दिखाई दी। और तो और ये जो अपने जो मेरठ से हमारे जयंत चौधरी जी है, उनको इतने लठ पड़ रहे थे, डीएम साहब खुद बचा रहे, अरे इनको क्यों मार रहे हो, ये पता है कौन है। जयंत चौधरी जैसे लोग नहीं दिखाई दिए उस मीटिंग, उस पंचायत के अंदर। वो जो पंकज धवरिया था, वो सिर्फ एक शख्स का नाम लेता है। आप समझे इस बात को। ये पूरा एक मतलब मैं खुले दावे से कहता हूं, दलालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस हमारी बहन को, इस केस को खराब करने में। और कभी भी वाल्मीकि समाज के ऊपर कभी भी कोई भी ऐसी एट्रोसिटी होती है, तो कुछ ऐसे दलाल लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं ताकि उनका वर्चस्व बढ़े। लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि भीम आर्मी, क्रेडिट तो सारे लोग भीम आर्मी को ही देते हैं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर। अभी 4 साल पूरे होने पर हम उस परिवार के साथ गए थे, परिवार जी के पास थे। जागो समाज चैनल के अंदर परिवार ने इंटरव्यू दिया है। खुद मनीषा वाल्मीकि का भाई संदीप खुद बता रहा है ना
कि सिर्फ अकेले भीम आर्मी की बात नहीं है, पूरा सर्व समाज था। और उनको तो वो याद भी नहीं करते हैं। हाँ, उनसे पूछा भी गया है, अभी जागो समाज चैनल ने उनसे पूछा भी है, सुनील अंजाना उनसे पूछा भी कि भाई कोई आता है आपके पास, कोई फोन करता है? वो कह रहे कोई नहीं आता है। एक अकेला महमूद प्राचा इतने सारे वकीलों के बीच में खड़े होकर अगर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा पूरे देश से, हर उस वर्ग से जो रोजमर्रा का काम करता है, जो झाड़ू का काम करता है, जो ऑटो चलाता है, जो सब्जी बेचता है, जो छोटी छोटी दुकानों में काम करता है, जो ड्राइवर का काम करता है, जो गाड़ी साफ करने का काम करता है, हर उस छोटे शख्स से अपील करूंगा, किसी भारी भरकम लोगों से अपील नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आज इस देश के अंदर कोई सेफ नहीं है, तो इन्हीं गरीब लोगों की बच्चे सेफ नहीं है, और इन्हीं को न्याय लेने के लिए इतनी दर दर की ठोकर खानी पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप एक दिन का अपना काम भी ठप करें, और हम इस केस को अब दोबारा, अब मैं बता रहा हूं ना, तांडव मचाने की बात है। और मैं विकास कांगड़ा अपना खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमें इस साजिश के अंदर जो ये दिखाया गया, जिस तरीके से इस केस को घुमाया गया, कहां गई हमारी बहन सीमा कुशवाहा जी? हाँ, उस सीमा कुशवाहा परिवार जी ने को कैसे इसके, विकास जी सवाल भी मेरा वही है कि सीमा कुशवाहा जी ने किस तरीके से इस केस को, क्योंकि वो तो शुरू से ही इस केस पे अपनी पकड़ बनाई हुई थी और लगातार मीडिया बहुत के माध्यम से बता रही थी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। उन्होंने इस केस को ऐसे छोड़ दिया जैसे कि मैं आपकी लाइव को अभी डिलीट कर दूं और कोई सवाल ना करूं, और आप मेरे पास फोन करते रहो कि भाई पूरी बात तो होने दो, और मैं आपका फोन भी पिकअप ना करूं। इस तरीके से उस केस को छोड़ दिया। क्यों, कारण क्या रहे? कारण आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा जी बीजेपी का पटका पहना रहे हैं बहन जी को। जिस सरकार के खिलाफ हमारी कुछ साल पहले हमारी बहन लड़ाई लड़ रही थी, जिस सरकार के खिलाफ कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, बहुत बड़ी साजिश है, मैं वहां के डीएम को भी सस्पेंड कराऊंगी, इनको जेल करवाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बोली जा रही थी, वो कहां गए? हमारा समाज भोला समाज है। ये जो वाल्मीकि समाज है, ये एक चिकनी मिट्टी है। इसको आप जिस तरीके का जो आकार दोगे, ये उसी रूप ले लेगा। और हम लोग हमेशा ना यहां से चलते हैं, यहां से नहीं चलते। लेकिन जो लोग हमारे साथ यहां से चलते हैं, हम वहीं के वहीं प्रस्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी हमारे अंदर समस्या है कि हमारे समाज के अंदर लीडरशिप नहीं है अच्छी। और राजनीति में, इस राजनीति को इतना गंदा बना दिया गया है दलालों ने, कोई इसके अंदर घुस के भी राज्य नहीं है, कोई खुश नहीं है आज राजनीति करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ ईमानदार लोग हैं जो इस चीज के अंदर आए, समाज सेवी काम करे, सोशल एक्टिविस्ट बने, और अपने अपनी बहनों की आवाज उठाए, पीड़ितों की आवाज उठाए। क्योंकि जब तक ईमानदार आदमी आवाज नहीं उठाएंगे, तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। और आज हम सक्षम हैं, और अपनी बहन की लड़ाई लड़ने के लिए पुरजोर तरीके से 1 साल से तो मैं देख रहा हूं इस चीज को। क्योंकि महमूद प्राचा साहब, जिंदगी भर मैं उस शख्स का एहसान नहीं चुका सकता हूं। इतनी बड़ी बड़ी एट्रोसिटियां है मेरे पास, 17 एट्रोसिटी मेरे पास है, सारी की सारी महमूद प्राचा सर खुद खड़े होकर कोर्ट में उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं और केस की बात अभी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो हाथरस की बात चल रही है मैं उसी पर ही हूं। वैसे तो दिल्ली नांगल का केस भी महमूद प्राचा साहब देख रहे हैं। शेर सिंह वाल्मीकि, जो जिस परिवार को मैंने पिछले 3 सालों से अपने घर के अंदर रख रखा, उस केस विकास को जी, महमूद प्राचा सर देख रहे हैं। तो जो 4 आरोपी हैं वो तो छूट गए हैं जेल से। चारों आरोपी नहीं छूटे हैं। एक आरोपी जो है 304 के तहत उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 3 आरोपी छोड़े गए हैं, और 3 आरोपियों को जब छोड़ा गया था, पूरे गाजे बाजे से उन आरोपियों को गांव में लेके आया गया, ढोल नगाड़ों से लेके आया गया, मिठाई बांटी गई, डीजे चलाए गए। और हमारा एक पागल समाज है, मैं पागल ही कहूंगा इसे, जो अपनी बहन के लिए एक मोमबत्ती नहीं जला सकता, सड़कों पे नहीं आ सकता, एक छोटा सा ज्ञापन अपने डीएम को नहीं दे सकता। एक सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ो, एक हाई कोर्ट या किसी अपने मजिस्ट्रेट को, अपने शहर के मजिस्ट्रेट को, अपने एरिया के मजिस्ट्रेट को, डीएम को एक लेटर नहीं दे सकता। और वे लोग इतना बड़ा आरोप करने के बाद, इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद, उनको इस तरीके से लेकर आया गया जैसे कि वो कुछ बहुत बड़ा रण जीत कर आए हो। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। विकास जी, मैं जी फिर से सीमा कुशवाहा पे लौटना चाहूंगा। आखिर उन्होंने इस केस को कैसे कमजोर किया जो ये 3 आरोपी छूट गए? देखिए, कमजोर तो इसलिए किया गया, आप इलाहाबाद की जजमेंट को
अपना पूरा वो मानकर, और फिर उस केस को एकदम से ऐसे छोड़ देते हो। आपने एक बार भी लखनऊ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की एक बार भी नहीं सोची? आपने ये सोच लिया कि डीएम की, प्रशासन की, सीबीआई की, एसआईटी की, पुलिस की, और जो जो जज है, जो उनका फैसला वो बिल्कुल सही है? क्या एक वकील इतना ही सोचने के बाद, एक जजमेंट आने के बाद उस केस को छोड़ देगा? इतना तो मैं भी पागल नहीं हूं। अगर वो उस रात की वीडियो दिखाई दे तो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो प्रशांत डीजीपी है वो जेल जाए सबसे पहले। मैं ये कह रहा था कि जो जिस रात 29 सितंबर 2020 की जो घटना थी, उस रात जो प्रशांत डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे, उन्होंने परिवार को बोला कि हटो हटो हटो। एक न्यूज रिपोर्टर है बहन, उसको बोल रहे कि डीएम से बात की, डीएम से बात की। वो बोल रही है किसको चला रहे हो, ये क्या कर रहे हो? वो बोल रही डीएम से बात की, डीएम से बात की। भाई इतने कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खुद बोलते हैं कि अरे रेप तो हुआ ही नहीं है, रेप हुआ ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस से वो बंदा बोल रहा है क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल से रिपोर्ट के अंदर छेड़छाड़ की गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उस बॉडी को इसलिए जलाया गया ताकि दोबारा पोस्टमार्टम करवाने से सच्चाई बिल्कुल सामने ना आ जाए, डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल सामने ना आ जाए। जो उस बच्ची को, उस बहन को जो चोटें लग रही थी और जो स्पर्म जो लेना होता है, उस रिपोर्ट की सच्चाई ना खुल जाए, इस वजह से उस बहन को रात को 2:30 बजे जला दिया गया ताकि दोबारा पोस्टमार्टम होए ना। इतनी तो समझ हम भी रखते हैं। और बहन जी तो बहुत बड़ी वकील है, उन्हें तो तथ्यों पे जाना चाहिए था, रिपोर्ट को क्लियर करना चाहिए था। अब तक जितनी भी एससी एसटी एक्ट के तहत जब कोई मुकदमा चलता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शायद इसके अंदर बहन जी ने कंपल्सरी। विकास जी जी मैं रोक रहा हूँ, शायद बहन जी ने भी सीमा कुशवाहा जी को इसीलिए अपनी पार्टी में लिया था कि वो लगातार दलित कम्युनिटीज के तमाम जो है केसेस को हैंडल कर रही थी। देखिए, बहन जी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो बहन जी, देखिए, रैली करने के लिए बहन जी आ सकती है, मंच साझा कर सकती है, किसी के साथ गठबंधन हो तो बहन जी बोल सकती है, आरक्षण वर्गीकरण के अंदर हरियाणा वालों को ताने कस सकती है, हरियाणा के लोगों को, प्रशासन को, सरकार को बोल सकती है कि वर्गीकरण लागू नहीं करना है, हमें इनको अटका के रखना है, ये चीजें कह सकती है। लेकिन बहन जी कभी भी किसी भी बहन के साथ में कोई अत्याचार होता है, चाहे हाथरस ले लो, दिल्ली कैंट ले लो, या और भी जितनी भी एट्रोसिटी है, बहन जी बिल्कुल मुंह में दही जम जाती है। तो हम इस चीज को क्या समझे, ये सब बीजेपी बी पार्टी के, और लोग बोलते हैं कि हम आरएसएस के लोग हैं, हम बीजेपी के लोग हैं। अरे ये पहले ही हम लोगों को इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। मैं खुले मन से बोलता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, जो बात है वो बात है। मैं खुद बोलता हूं ये बीजेपी बी पार्टी है, जितने भी लोग हैं, ये आरक्षण वर्गीकरण वाले लोग भी, ये आरएसएस के बहुत बड़े लोग हैं, और ये बीजेपी के बी टीम है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहुजनों को इसलिए एकत्रित किया गया ताकि कभी भी कोई और वंचित वर्ग का कोई बंदा, कोई और जाति उस सीट पर जाकर ना बैठ जाए और इनकी दुकानें बंद ना हो जाए। क्या इन्होंने ठेका ले रखा है कि दलितों की आवाज ये उठाएंगे? हम नहीं उठा सकते, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हम जेल जाने नहीं, के आप लिए तो उठा तैयार रहे नहीं है। लगातार जी, विकास जी, आप लगातार आवाज उठा रहे हैं दलितों की, ऐसा नहीं है कि मैं 17 आवाज 17 नहीं उठाता। एट्रोसिटी। मैं कहीं पर भी जाता हूं या हमारी पूरी टीम कहीं पर भी जाती है तो हम फोटो खिंचवा के हम कहीं गायब नहीं हो जाते। हम चश्मा पहन के या पिस्टल लगा के हम वीडियो नहीं बनवाते सनरूफ के अंदर से बाहर निकल के। हम मूछे मूछे तो हमारी भी है, हम ऐसे मूछों पे ताव नहीं लगाते। क्या तुम्हारा मूछे तानने का, जब तुम अपनी बहन बेटियों के न्याय के लिए नहीं लड़ सकते और दलाली करने के बाद आप बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाकर बैठने का काम करते हो, ये मूछे तनाते हो? अंदर का जमीर भी देख लो एक बार अपना, कर क्या रहे हो आप लोग? हम ऐसा नहीं करते। हम किसी परिवार के, जितनी हमारी औकात है हम उतना काम करते हैं। अगर किसी परिवार के साथ में खड़े हो गए तो अंत तक खड़े रहते हैं, कोर्ट से लेके, सड़क से लेके कोर्ट तक हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं जी। और मैं तो मानता हूं, शुक्रगुजार हूं बाबा साहब का कि उनके अनुयायी महमूद प्राचा सर जैसे हैं। नहीं तो हमारे समाज का क्या हाल हो, मैं तो सोच के भी है ना डरता हूं, क्योंकि हमारे समाज का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ सकता हो या बिल्कुल खुलकर आ रहा हो। कभी भी वकील हो चाहे कैसे भी, किसी भी तरीके से कोई भी नहीं लड़ता। महमूद प्राचा सर से जैसे लोगों से तो मैं तो बता रहा हूं ना, इन लोगों ने तो हम जैसे लोगों को, सोशल एक्टिविस्टों को जिंदा रख रखा है। हम भी लेकिन इसलिए काम वर्गीकरण करते का हैं विरोध क्योंकि कर वो रहे हमें थे, बैक सपोर्ट करते हैं।
चलिए जी विकास जी, हाथरस केस को लेकर और कोई अगर अपडेट आपके पास हो तो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, हाथरस के लिए मैं अपडेट क्या, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत हम्म। बड़े बड़े आयोग बंद होने वाले हैं, बहुत बड़े हम्म। बड़े ताले लगने वाले हैं, पूरे देश में हाहाकार मचने वाला है। हम रुकने वाले हम्म। नहीं है, हम इसी पे काम कर रहे हैं। जेल में जाए या गोली खाए, इतिहास हम्म। रचने का काम करेंगे। अगर विकास कांगड़ा के यहां गोली लगेगी या यहां लगेगी या मरेगा या कुत्ते की मौत मरूंगा, तो मेरा परिवार, मेरा समाज यही कहेगा किसी बहन बेटी की लड़ाई लड़ते लड़ते मरा है, वो शहीद हुआ है। मैंने ये कसम खाई है और मैं इसी चीज के लिए कुर्बान होऊंगा। बाकी दलालों को और इस केस को जिन्होंने खराब करा है, उनकी सच्चाई बिल्कुल सामने लेके आएंगे। और जो 3 दरिंदे बाहर सड़कों पे खुले घूम रहे और हमारा परिवार सिक्योरिटी के नाम पे जो कैद में है अभी, उन कैदियों को उनको आजाद कराना। और जो वे दरिंदे घूम रहे हैं, किसी और बहन बेटी के साथ में कोई ऐसा अंजाम ना हो, दोबारा ऐसी घटना ना करते, उन तीनों को भी हमें जेल में भेजने का काम करना। और ये बात सिर्फ उम्र कैद की नहीं है, हमें उनको फांसी दिलवानी है। उसके लिए हम हर हर चीज से गुजर जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। चलिए, तो दोस्तों ये विकास कांगड़ा जी हमारे साथ मौजूद थे। विकास कांगड़ा लगातार तमाम सोशल मुद्दों को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। अभी 17 से 18 एट्रोसिटीज के केस हैं जिनको विकास कांगड़ा के माध्यम से महमूद प्राचा जी देख रहे हैं, और मकसद दोनों का साफ है कि इंसाफ हर किसी को मिले जो इंसाफ का हकदार है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो विकास जी लगातार मैं हाथरस केस पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, और हाथरस केस में फिलहाल अपडेट यही है कि परिवार सिक्योरिटी में तो है लेकिन है बंदिशें बहुत सारी, और ये तमाम समाज के जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हाथरस केस को फिर से देखना पड़ेगा। जी विकास जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं महमूद प्राचा जी के बारे में एक बात बोलना चाह रहा था। एक जी। 2 साल पहले एक मथुरा के अंदर एक परिवार, बाप बेटे को जबरन हम्म। टैंक के अंदर उतार दिया गया। ठीक है, उस टैंक हम्म। को साफ करने के लिए, जो घरों के अंदर जैसे लैट्रिन टैंक बनाते हैं उसके अंदर उनको जबरन उतार दिया गया, जिसमें बच्चा खत्म हो गया और बाप बच गया। तो उस केस के लिए मेरे को खुद प्राचा सर ने बोला था, मैंने बात की थी, सर बोल रहे थे कि आपको जाना है। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे की जो बात है वो सुनने लायक है। तो जब मैं वहां पर मथुरा गया, हमारी पूरी टीम गए, मुझे आज भी याद है कि मुझे एसपी साहब से बात करके उन प्राचा सर से कुछ डिस्कस करना था। मैंने सर से डिस्कस किया, तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो रहा था दोपहर को। तो सर से मेरी बात हुई फोन पर। तो सर ने पहले मुझे समझाया, महमूद प्राचा सर ने। मैंने, सर मैं यहाँ पर आया हूँ आपके भरोसे और आपको ये केस देखना है। सर कह रहे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे करना। उन्होंने जो समझाना था समझाया। समझाने के बाद उन्होंने लास्ट में एक बात कही कि विकास कांगड़ा जी, मैं चंडीगढ़ से आने लग रहा हूँ, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और डेड बॉडी को साथ में लेकर चंडीगढ़ के रास्ते वो बोल रहे थे कि आपको निजामुद्दीन के यहाँ पर कब्रिस्तान पहुंच जाना है, जल्द से जल्द आप वहां से आ जाइए उस काम को करा के। तो मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूं यहाँ पर कि महमूद प्राचा सर जो इतने ईमानदार है और बाबा साहब के इतने पक्के अनुयायी है, मैंने आज तक उनसे बड़ा हम्म। कोई सच्चा नहीं देखा जो बाबा साहब का अनुयायी हो। ठीक है, मतलब अगर मैं खाना भी खा रहा हूं तो मैं ये बोल दूंगा कि भैया मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा। एक शख्स अपने पिताजी की डेड बॉडी के साथ में आने लग रहे हैं और मुझे तो पहले क्या तो लग रहा महमूद है के महमूद दर्द प्राचा होता साहब, है। विकास जी, जी, तो क्या लग रहा है महमूद प्राचा साहब इस हाथरस केस में कुछ नया कर पाएंगे? मेरे को पूरा भरोसा है। और आज तक आप चाहे सर्च कर लीजिए या किसी से पता कर लीजिए, पूरे देश के अंदर जो 3 आरोपी बाहर घूम रहे हैं क्या वो अंदर हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए, हमेशा कोर्ट से बात नहीं बनती। हमें भी महमूद हम्म। प्राचा सर को मजबूत करने के लिए सड़कों को जाम करना पड़ेगा। जब तक हम सड़कें नहीं जाम करेंगे तो कोर्ट मजबूत नहीं होगा, विवश नहीं होगा। और जब तक महमूद प्राचा सर को हम कोर्ट भाई सड़कों से विकास जी, जाम, कोर्ट में एविडेंस चलता है, संवैधानिक बहस होती है वहां पर। आपको यूट्यूब पे ही इतने एविडेंस दिखा दूंगा कि डीजीपी और डीएम और वहां की पुलिस हम्म। और योगी आदित्यनाथ हम्म। जी, सीएम साहब, ये जेल चले जाएंगे। इतना यूट्यूब पे ही पड़ा है, इतना तो सबूत, ये तो यूट्यूब पे ही पड़ा है जो इनके दिखाइए, कारनामे हैं। दिखाइए। अरे आप उनके, मैं आपके पास में लिंक सेंड कर दूंगा, आपको वीडियो दिखा दूंगा
जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम उनको रेप नहीं हुआ है, उस बच्ची के बयान रहे वो वायरल हो रखे हैं, मरता हुआ शख्स कभी कोई झूठ बोलेगा? चारों आरोपियों के बारे में बोल रहे हैं और आप डीजल से, पेट्रोल से किसी को छिड़क के रात को अंधेरे में आग जला रहे हो, उस परिवार से मिलने नहीं दे रहे हो, आप जबरन उसको जला रहे हो। क्या ये अपराध नहीं है? इन्होंने इतने अपराध करे, जेल जाने से तो मैं कह रहा हूं ना, सीमा बहन जी इनको जेल भेज देती और सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर जेल भेज सकती थी। लेकिन वही तो बात है ना, इस केस को इस तरीके से खराब कर दिया गया है, इतना खराब कर दिया गया है कि वो सिमटने में नहीं आ रहा। अभी ट्रैक पे गाड़ी चढ़ी है, अभी इनके लिए हमने एक लखनऊ, देखिए 3 कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है। लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो हमारी बहन को जला दिया गया था वो केस, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनका कंपनसेशन का, जिसमें हमने गाजियाबाद और नोएडा के अंदर इनके लिए रहने के लिए जगह मांगी है, जो कि आदित्यनाथ योगी जी ने बोल दिया था, लेकिन उस बोलने का कोई असर नहीं हुआ। ठीक है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है और हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपनी रिट डाल दी है कि ये तीनों के तीनों आरोपियों को जल्द से जल्द दोबारा इस जेल में भेजा जाए। बाद में इस पे विचार किया जाएगा कि ये दोषी है या इन्होंने कोई आरोप नहीं किया है, ये निर्दोष है। ठीक है, ऐसे नहीं चलता है। लेकिन अभी तक हमें हाई कोर्ट की डेट ही नहीं मिली है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, इसमें सारे के सारे सरकार की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से ये कोर्ट भी प्रेशर में है। मैं तो खुला बोलता हूं, कोर्ट भी प्रेशर में है, जज भी प्रेशर में है। इसलिए हमें जो है जन आंदोलन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, ये विकास कांगड़ा जी थे और तमाम चर्चा आपने देखी है हाथरस केस में अभी तक क्या चल रहा है। तो आपको चर्चा कैसे लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और हाथरस केस में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। अपील जरूर तमाम करिएगा सर, खबरों के लिए प्लीज। जी, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।